इस वक्त सियासत से लेके अदालतें जो हैं उनके मुतालिक तासुर ये है कि हर जगह एक बड़ी गहरी डिवीज़न पाई जा रही है। और सियासत में तो खैर एक नफ़रत की लकीर खिंच गई है। एक तरफ एक पार्टी है, दूसरी तरफ बाकी के लोग हैं, और ये नफ़रतें जो है घरों तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन आज जो तफसीली फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस केस का, उससे तो चल रहा है पता कि अदालतों तक जो है ये तकसीम पहुंच चुकी हुई है। और पाकिस्तान की स्टेट जिन इदारों की बुनियाद पर कायम है या उसकी जो मेजर इकाइयाँ हैं जो उसको चलाती हैं, जिनसे उसकी रेट इस्टेब्लिश होती है, अगर वहाँ तक भी इसकी हिद्दत शिद्दत पहुँच गई है इस आग की, तकसीम की आग की, तो फिर तो पाकिस्तान की स्टेट एक बड़े सीरियस क्राइसिस के अंदर है। अगर आला अदलिया के जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस के मुतालिक या वो बेंचेस को के हवाले से या वो फैसलों के हवाले से उस तरह की गुफ्तगू करें या उस तरह का तफसीली फ़ैसला दें जो आज हमारे सामने है, तो फिर तो पाकिस्तान में किस इदारे पर एतमाद किया जाएगा, किस पे एतबार किया जाएगा, किसकी तरफ दाद रसी के लिए जाया जाएगा। इंसाफ के पैमाने ही अगर कॉन्ट्रोवर्शल हो जाएंगे तो फिर तो स्टेट सोसाइटी सब तबाह है। कौन इसका ज़िम्मेदार है या कौन कौन से फैक्टर्स इसके ज़िम्मेदार हैं, ये असल डिबेट होकर अगली डिबेट ये होनी चाहिए कि इसको ठीक किस तरह किया जाए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि बेसिकली परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। अदालतों की हिस्ट्री देख लें, इस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री देख लें, सियासतदानों की हिस्ट्री देख लें, इन सब की तवारीख अगर आप देख लें तो सब पे धब्बे लगे हुए हैं। तो अब पाकिस्तान को बचाने के लिए तो अगर ये तीन एंटिटीज़ हैं, इन्होंने अगर बैठना है तो ये ब्लेम गेम पे तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि किसी का दामन साफ़ नहीं है। कोई सियासतदान ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो बड़ा पाक साफ़ हूँ और बाकी गलीज़ हैं। सियासत के लिए कह सकते हैं आप, इमरान खान साहब अपने आप को पाकबाज समझते हो, बाकी सबको गलीज़, PDM या PMLN अपने आप को समझती हो, बाकी सबको गलीज़। लेकिन तारीख़ गवाह है कि ये इन सब के ऊपर दाग लगे हुए हैं। और अगर पाकिस्तान की यही क़यादत है, पाकिस्तान की यही अदालतें हैं और ऑब्वियसली यही इस्टेब्लिशमेंट होगी, यही इदारे होंगे, इन्होंने पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर तो एक वसी पैमाने पे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। फिर तो एक वसी, अगर तो बाहर से खलाई मखलूक नहीं आ रही इस मुल्क को चलाने के लिए, यहाँ की अदालतों को, यहाँ की फ़ौज को, यहाँ की गवर्नेंस को, यही लोग हैं हमारे पास और ऑब्वियसली यही लोग हैं, तो फिर तो इन लोगों को अपने इख्तलाफात और अपने दागों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके ये अहद करके कि आइंदा गंद नहीं करेंगे इस मुल्क की आवाम के साथ, आइंदा अदालतें जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगी जिस तरह मार्शल लॉ के दौर में या वैसे अदरवाइज होती रहीं, आइंदा इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी, आइंदा पॉलिटिशियन इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होकर नहीं आएंगे, करप्शन नहीं करेंगे। ये करने की ज़रूरत है, ये होना चाहिए डिस्कशन पॉइंट। लेकिन ऑब्वियसली ना यहाँ पे इस साइड पे कोई सीरियसनेस है, ना उस साइड पे कोई सीरियसनेस है। उस्मा बुखारी साहब, उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद है। आबिद साकी साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन मेरे साथ है। सबसे पहले तो उस्मा बुखारी साहबा, ये आज बेनज़ीर कहने लगा था, बेनज़ीर साहबा, मरीम नवाज़ साहिबा जो थी, उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून के पार्टी के तर्जमानों का इजलास जो है उसकी सदारत की, और उन्होंने ये कहा, रिपोर्ट जो हुआ कि मुस्लिम लीग नून के तर्जमान इजलास में इमरान खान उसके सहूलतकारों के बारे में तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएँ, जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुंतकिल का फैसला, बेंच फिक्सिंग के बारे में हमारे बयानिए की जीत है। आप जजेस के ऊपर अब ऑन स्लॉट शुरू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कामरान। देखिए, ऐसा नहीं है, हकायक बयान करना कोई ऑन स्लॉट नहीं है। जो हम कह रहे थे कि बेंच फिक्सिंग हो रही है, क्या नहीं हो रही, और ये सिर्फ हम कह रहे हैं, क्या काजी फायद ईसा जो है वो सीनियर मोस्ट आने वाले जज नहीं हैं, चीफ जस्टिस नहीं है, वो कह रहे हैं कि बेंच बनाए जाते हैं उनके अंदर जो है फिक्सिंग हो रही है। जस्टिस तारिक साहब जो उसके बाद सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने भी यही लिखा। और ये आज जो फैसला आया है जो मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया है, उसके अंदर भी उन्होंने इसी की बात की है। तो ऑन स्लॉट की तो बात ही नहीं है, बात हकायक की है, और हकायक जो है उनको सामने आके रहना होता है। ये जो ख़ास तौर पर पिछले ये जो पनामा से शुरू हुई थी सारी स्टोरी, और वो आज जहाँ तक पहुँच गई है, ये भी तो देखने की बात है ना कि क्या अगर एक ही जो कानून की एक तशरीह को जो है वो इमरान खान साहब के जब इस तरफ फ़ायदे में आए तो उसको उस तरह इस्तेमाल कर लिया जाए, 25 वोट गिने नहीं जाएंगे पंजाब असम्बली के। लेकिन जब दूसरी तरफ परवेज़ लाई जो है उनका कैंडिडेट हो, उसकी बात है, तो उसके बाद वो उनके जो वोट है वो बेशक खाता आ जाए, उसको गिना नहीं जाएगा। और ये तमाम मामलात के अंदर फिर ये है कि जो अपने अंदर हो रहा है जुडिशरी के, देखिए एज ए लॉयर मेरे लिए बड़ी तशवीश की बात है, मेरे लिए एक पाकिस्तानी शहरी होते हुए बहुत तशवीश की बात है कि जो बातें की जा रही हैं। देखिए, मरीम नवाज साहिबा के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो उन्होंने कल एक बुकला के साथ भी तकरीब में खिताब करते हुए भी कहा
कि उनके पास बहुत सारे ऐसे हकायक हैं कि वो बाहर अगर बता दें, जो सच्चाई है, जिसके सबूत मौजूद हैं। अभी वो आपको याद होगा जो मोहम्मद खान भट्टी की एक वीडियो आई थी, उस वीडियो पे सिर्फ वीडियो नहीं आई थी, उसने 164 का बयान भी दे दिया है अदालत के अंदर जाकर। और बहुत सारे मामलात हैं जो सामने आ रहे हैं, जिसकी अब पहला सवाल यह है कि आज चीफ साहब ने जो बेंच बनाया, जिस मामले को 1 मार्च के उस मामले को जिसको आज हम तो पहले ही कह रहे थे, लेकिन चूंकि हुकूमत की बात तो इतनी जो है वो साहिब समझी नहीं गई, लेकिन जब खुद 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो एक राय दे रहे हैं, और ये भी मैं आपको ज़रूर बता दूं एज ए कानून के छोटा सा तालिब इल्म होते हुए, कि चीफ साहब के पास जो कुल्ली इख्तियारात होते हैं ना बेंच बनाने के हवाले से हैं, वो कौन सा बेंच जो है वो कहाँ काम करेगा, कैसे करेगा, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार होते हैं। लेकिन जब आप बेंच में बैठ जाते हैं तो फिर तमाम जजों का एक ही जैसा स्टेचर होता है, और वो तमाम एक एक ही वोट के मालिक होते हैं। और ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, ये मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा उस्मा साहब, इसी के ऊपर मैंने पूछना ये है कि अगर अदालत ने मजबूर किया हुकूमत को कि इलेक्शन विद इन टाइम कराएं, तो आप क्या अदम पैरवी करेंगे उस फैसले की या उसको मानेंगे? साकिब साहब, ये जो आज जैसे मंसूर अली शाह और जैसे जबान बंदोखेल का तफसीली फैसला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी यस खुद नोटिस केस जो है वो तो 4-3 से फैसला हो चुका, और इसमें जो उन्होंने चीफ जस्टिस के मुतालिक कहा है कि उनकी जो खुद नोटिस लेने के और स्पेशल बेंचेस बनाने के वसी तर इख्तियारात हैं, ये फरसूदा हैं, ये बुराई है, ये वन मैन पावर शो है जो चीफ जस्टिस दिखा रहे हैं इसको नजरसानी, ये क्या शो करता है? अदालत कहाँ खड़ी हुई है इस वक्त ओवरऑल मोरल इसका और अखलाकी तौर पे? देखिए, ये सो मोटो कल्चर डेवलप किया इफ्तिखार चौधरी ने। उससे पहले कोई सीरियस इश्यूज पे इक्का दुक्का वाकयात थे, लेकिन एक जो फ्लड गेट बना और उसको खोला गया वो इफ्तिखार चौधरी का सो मोटो कल्चर था, जिसकी बुनियाद में उसने उस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट को अंडरमाइन किया और अपने मकासद के लिए उस पूरे इदारे को इस्तेमाल किया। उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान बार काउंसिल और वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ये मुतालबा करती रही हैं कि ये सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन जो है इसको स्ट्रक्चर किया जाए, इसके लिए कोई रूल्स बनाए जाए, इसका कोई तरीकाकार बनाया जाए, और इसके खिलाफ आइन में तरमीम करके राइट टू अपील दिया जाए। देखिए ना, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जब सुप्रीम कोर्ट सो मोटो केसेस में फैसले करती है तो फिर उसके खिलाफ कोई राइट अपील नहीं रहता, और कोई मुतासरा फरीक जो है अपनी दादरसी के लिए किसी और फोरम आप वजह फरमा रहे हैं। मेरा एक सवाल और है आपसे सर, ये तो आपने राय दे दिया इसको नोटिस और सो मोटो पे, और इस पे ये जो केस अब लगा हुआ है इलेक्शंस को लेके, जिसके अंदर ऑब्वियसली पीटीआई गई हुई है, चीफ जस्टिस ने आज सदारत भी की, इसके अंदर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचे कि सदर की डेट जो है इलेक्शन कमीशन चेंज करने का मजाज नहीं है, इलेक्शन 30 अप्रैल को ही होंगे, उससे एक आगे नहीं जा सकते, और अगर हुकूमत यही कहे कि जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो एक दस्तूर में शिक होती थी जिसमें आप इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट फौज को बुला लिया करते थे, लेकिन यहाँ पर तो फौज भी यही कह रही है कि हम मजबूर हैं, हम दे ही नहीं सकते इलेक्शन कराने के लिए, अपनी सर्विसेज दे ही नहीं सकते। तो यहाँ पे सर ये बड़ा यूनिक केस नहीं होने जा रहा जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट किस हद तक इम्प्लीमेंट करा सकती है? मेरे ख्याल में आइन के तहत कह ही नहीं सकते कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है और हम इशू को और इस चैलेंज को रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी नहीं रखते, ये स्टेट कह ही नहीं सकती। स्टेट में आइन के मुताबिक काम करना है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन इशू की हैं उसकी एड में, उसकी असिस्टेंस में, उसकी कंप्लायंस में काम करना है। अगर तो रियासत एग्जिस्ट करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का है वो एनफोर्सेबल है, उसके मुताबिक तमाम इदारे पाबंद हैं, और अगर स्टेट क्लैप्स कर जाती है तो फिर इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जो है वो इनकार कर सकते हैं। फिर नतायज बड़े स्टेट किस पोजीशन में वैसे इस वक्त आपके ख्याल में? कामरान एक मिनट जी, उस्मा साहबा की बात सुन साकिब साहब मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि स्टेट जो है वो इस पोजीशन में है और उसको सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। उस्मा साहबा कुछ आपने कहना है? नहीं, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ कि ये शायद अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आज जो 2 रुकनी जो फैसला तफसीली आया है, उसके साथ 2 रुकनी पहले इसके ऊपर जो ये सुप्रीम कोर्ट के आज जिस फैसले की बात हो रही है वो फैसला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। सदर पाकिस्तान से तारीख लेने वाला फैसला भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता अब, चूंकि 4-3 का फैसला है। क्या जजिस का नाम जो है आज खुद नोटिस के ऊपर जिस तरह से ये टेकअप किया गया उस मामले को रिजेक्ट आप अदालत में ये कहेंगे कि आप इसकी हेयरिंग बंद कर दें क्योंकि आप ये फैसला तो हार चुके, ये फैसला हुआ है, इसको नोटिस हुआ ही नहीं, ये तो फ्रेश नहीं, मैंने तो बंद नहीं करनी,
नहीं, मैंने तो बंद नहीं करनी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ये उनका नहीं, सोचने आप का एक उनको पिटीशन सोचना डालने लगी चाहिए, हैं देखना सुप्रीम चाहिए कोर्ट कि में, मैं ये पूछ रहा हूँ। चार जी नहीं, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि जब 4 मेंबर्स जो हैं वो एक बेंच के अंदर से इस फैसले को रिजेक्ट, और बाकायदा आज फैसले के अंदर उन्होंने लिखा है कि हम इस आज खुद नोटिस को जो है रिजेक्ट करते हैं। जब वो रिजेक्ट कर चुके हैं तो फिर बात तो रही नहीं ना, कोई इलेक्शन की डेट भी नहीं रही, कोई साकी कुछ साहब, नहीं रहा। ये फैसला तो जो उसके ऊपर सुप्रीम तो कोर्ट कल ने बेंच की चीफ वैसे जस्टिस हेयरिंग के नहीं होनी अंडर दिया चाहिए है, मेरे मुताबिक। बेंच ने दिया है 3-2 का, वो वैलिड रहेगा? ये जो अभी इख्तिलाफी नोट आया 4-3 वाली जो बात हो रही है वो वैलिड है? ये देखें ये फैसला जो है इख्तिलाफी नोट नहीं है, मेजॉरिटी वोट है। एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। एक फ्रीक का मौक़िफ़ ये है कि ये 3-2 का फैसला है, दूसरे कहते हैं कि 4-3 का है। सवाल ये है कि एक फ्रीक ये कह रहा है कि ये चूंकि डिसेंटिंग नोट को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने ये बात की है। नहीं सर, फैसले में लिखा भी है इन्होंने कि ये 4-3 का फैसला है हमारा, ये उन्होंने लिखा है जो जिन्होंने दो जजेस का। नहीं, ये जो अब आज डिसेंटिंग नोट आया है तफसीली, जी ये तो 2 जजों ने जारी किया है ना सर उन्होंने, लेकिन इसमें ये भी लिखा है कि 2 जजेस जो अलग हो गए थे, अतर बिरला साहब वगैरह, वो भी इसका हिस्सा है। 2 पहले दे चुके हैं, वो वर्डिक्ट 2 दे पहले चुके दे हैं। चुके हैं, 2 ही हैं। उस बात साहिबा मैं बात कर रहा हूँ, मुझे करने दें प्लीज। इसमें लड़ाई वाली बात नहीं है मोहतरमा। मैं तो इस बात पे एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पे ये कह रहा हूँ, मैंने तो कोई लड़ाई नहीं की साकी साहब। ये सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो गई है। ठीक है, इसमें अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई लार्जर बेंच बैठे, फुल कोर्ट बैठे और वो इस इशू को रिजॉल्व सर बिल्कुल ठीक। साकी साहब आपने सवाल ये है, सवाल क्या है, सवाल क्या कह रहे हैं? सवाल मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो हमारा स्टेट का कॉलोनियल स्ट्रक्चर है ना, जो जुडिशरी में भी है, जो मिलिट्री में भी है, जो ब्यूरोक्रेसी में भी है, जो पॉलिटिशियंस में भी है, जो पॉलिटिशियंस में भी है, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द सोसाइटी। सवाल ये है कि ओवरऑल ये कॉलोनियल सिस्टम और स्ट्रक्चर, लेकिन साकी साहब बात ये है कि ये कॉलोनियल सिस्टम बाकी जगहों पे चल जाता है, अदालतों में नहीं चल सकता। वहां पे तो इवेंचुअली आपको रिलीफ के लिए जाना है ना, इंसाफ के लिए। देखिए आपने मेरी बात के लिए मुकम्मल होने जी मैंने क्या कहा और आपने उसको काट दिया। मैं कहता हूँ कि ये निज़ाम पूरे का पूरा इस वक्त कोलैप्स कर चुका है, ये मुताफन हो चुका है, इससे बू आ रही है और लोग जो है उनका सांस बंद हुआ जा रहा है। इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लेसमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिस्टम के बगैर आप इन मामलात से न स्टेट निकल सकती है न सोसाइटी निकल सकती है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। ये आपने वही बात कर दी जो प्रोग्राम के शुरू मैंने कही थी। मेरे भाई डार साहब और भट्ट साहब को भी बहुत बहुत वेलकम। डार साहब, इस वक्त कोर्ट में जो सिचुएशन चल रही है और डिवीजन चल रही है, सियासत के अंदर जो नफरत चल रही है, आपकी पार्टी की तरफ से कोई इनिशिएटिव है इसको ओवरकम करने के लिए, या आप अपने बस लकीर के फ़कीर हैं? जिस तरह PDM लकीर के फ़कीर है, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना, आपने उससे पीछे नहीं हटना। सर कुछ ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता ना? देखिए, मैं यही कह रहा था कि जिस स्टेट सिस्टम के रीस्ट्रक्चरिंग की जो बात की जा रही है, यही बात मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, यही बात इमरान खान साहब ने कई मीनार पाकिस्तान जलसे में स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग की जो बात की जा रही है। और कामरान, ये जो ऑप्टिक्स आ रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन की बात कर रहे हैं, ये कोई अभी की बात नहीं है। आप 90 की दहाई से देख लें, जस्टिस सजाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट पे हमला, ब्रीफ केस, जजेस का खरीदना, जस्टिस कयूम अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, यही आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर फ़ोन कॉल कर रहे थे कि इसको इतनी सज़ा दे दो, उसको उतनी दे दो। ये कल्चर चलता आ रहा था। वो अलग बात है कि इमरान खान ने, PTI ने ये सारा सिस्टम एक्सपोज किया है। पहले पर्दों के पीछे से सारा कुछ हो रहा था, अब ये सारा कुछ सामने आ चुका है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या लेने गए हैं? हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहने गए हैं कि 15 करोड़ लोग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन चाहते हैं, साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, आइनी डिमांड लेके गए हैं। कोई गैर आइनी या गैर कानूनी डिमांड लेके पाकिस्तान तरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं गई। और शायद जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है, जितनी अनारकी फैल चुकी है, जितना एक तशद्दुद आ चुका है पॉलिटिक्स में, और राना सनाउल्लाह साहब का आपने कल बयान सुन लिया है कि अब हम दोनों में से कोई एक बड़ा खतरनाक बयान है। ये देखिए, ये क्लियर माइंडसेट था PDM का, PMLN का, राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो इस तनाजर में अब एक ही अदारा बचा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस पे नजरें थी कि जिससे आना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इनके इन बयान पे भी अदालत का काम है इन्हें बुलाया जाए। ये तो खुलम खुला धमकी दे रहे थे। कब का राना सनाउल्लाह नहीं कह रहा कि इमरान खान फितना है,
उसका मुहासबा किया जाएगा, उस फितने को कुचला जाएगा। अब ये खुद जब धमकियां देंगे हमारे वर्कर्स की, हमारे कारकुनान के भी जज्बात हैं, अब आगे से क्या रिबटल हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। और इस तरह की सियासत कम अज़ कम जो आज इमरान खान साहब ने बात की, हम तो चाहेंगे कि सभी पॉलिटिक्स में रहें, सभी सियासत करें, हम तो किसी के इनको माइनस करने के हक में नहीं है। लेकिन अलबत्ता ये जो गैर संजीदगी बल्कि बदनीति इलेक्शन को लेके मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिल के कर रहा है, वो कौम के सामने आ चुकी है। अगर ये इलेक्शन करवाना चाहें, 16 अरब 20 अरब रुपए की बात की जा रही है, 150 अरब का जी ये यूथ प्रोग्राम जिसमें 1 लाख लैपटॉप मुफ्त में बांट देते हैं, 500 से 600 अरब रुपया हर महीने हुकूमत। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, उसमें से आज मौजूद चीफ जस्टिस ने क्या कहा आप सबको, 20 अरब में इलेक्शन इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि तमाम फरीकैन दस्तों गिरबान हैं। PTI को पैगाम दे दें कि पुरअमन रहे, हालात को ख़राब ना किया जाए। तहरीक इंसाफ और हुकूमत यकीन दहानी करवाए कि शफाफ इंतखाबात चाहते हैं या नहीं। हम हवा में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते जब तक तमाम फरीकैन राज़ी ना हो। और सबसे अहम सवाल यही है कि देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर को दी गई तारीख बदल इख्तियार है। तो भाई आपको सब पढ़े लिखे, इस मुल्क से हमदर्दी रखने वाले लोग, ख्वाह चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ख्वाह वो हम हैं, यही समझा रहे हैं कि मेरे भाई गन पॉइंट पे कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों भट्टी साहब, गन पॉइंट पे कुछ मिल सकता है? और ये जो आज डिवीजन नज़र आ रही है कोर्ट के अंदर, इसको आप कैसे देखते हैं? फिर दोबारा आऊँगा मैं डार साहब के पास। जी भट्टी साहब। कामरान भाई, बदकिस्मती की बात है कि एक जो सेकंड कामरान, एक सेकंड, एक अच्छा, सेकंड डार साहब की बात एक सुन लें। सेकंड, जी फरमाएं कामरान, एक सेकंड जी भाई, डार एक साहब सेकंड मुझे देना इसी बात पे, अगर आप मुझे दे सकते। फरमाएं डार साहब। देखे कामरान, क्या यार मेरे भाई गन पॉइंट पे हम कर रहे हैं, जब हमारे 2-2.5 हज़ार कारकुनान उठा लिए जाएंगे। मेरे लीडर इमरान खान पे 146 मुकदमात हैं, 146। मेरी बहन उस्मा बुहारी कह रही थी वो कौन सहूलतकार हैं। बाबा ऐसे सहूलतकार अल्लाह ताला आपको भी दे जो 146 मुकदमात आपकी लीडरशिप मरियम नवाज पे भी करें, फिर हम मानेंगे कि हाँ सहूलतकारी हो रही है। मुझे नहीं समझ आती किस सहूलतकारी की ये बात कर रहे हैं। अगर इमरान खान को प्री रेस्ट बेल मिल रही है, प्रोटेक्टेड बेल मिल रही है, उस्मा बुहारी कहती है मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, ये तो आम पाकिस्तानी का राइट है, ये तो किसी को भी मिल जाती है प्री रेस्ट बेल। मैं खुद आपके प्रोग्राम में प्री रेस्ट बेल पे बैठा हुआ हूँ, मैं तो खुद एक प्री रेस्ट बेल लेके बैठा हूँ। ये कौन सी सहूलतकारी हो रही है? ये कौन सा रिलीफ मिल रहा है इमरान खान को जी अदालतों से कि वो झूठे मुकदमात 146 जो इमरान खान पे किए गए हैं, अदालत में से एक से निकलता है दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, और कहते हैं जी सहूलतकार है अदालतों में। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। अब जरा यही बात मैं जरा भट्टी साहब, किसी ना किसी हर जगह डिवीजन नजर आ रही है सर। कामरान सर आपका पॉइंट, डार भाई आपका पॉइंट आ गया, आपके दर्द को मैं समझ भी रहा हूँ, इसी आइन की कोख से लेकिन मैं काश में मरहम रख सकता हूं। सारे इदारे निकले हैं, उस आइन को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाएं अब हम। ठीक ठीक जी बिल्कुल, आपको भी कह रहे इकट्ठे हो जाएं आप इस मुल्क को बचाने के लिए। डार साहब जी, भट्टी साहब। देखिए कामरान भाई, मैं बात कर रहा था कि बदकिस्मती है कि जो तकसीम इस वक्त घर में है, गली में है, मोहल्ले में है, पूरे मुल्क में है, वही तकसीम सुप्रीम कोर्ट में भी नज़र आती है। और मैं और आप कई मरतबा इस पे बात कर चुके हैं कि 2 इदारे रह गए थे, एक फ़ौज है और एक सुप्रीम कोर्ट है। अल्लाह इसको तकसीम से बचाए। ये जब तकसीम खुदा न खास्ता ये तकसीम चल पड़ी तो अगे भी कख नहीं रहा, लेकिन मज़ीद फिर तो बिल्कुल कखों हौले हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस सवाल पे जवाब जो आज दो रुकनी जज साहबान का इख्तलाफी नोट आया है, उससे पहले फुल कोर्ट बनाना चाहिए। अब गो के 17 जज साहबान नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 15 मौजूद हैं, तो 15 का फुल कोर्ट बनाएं। क्योंकि अगर इसका भी फैसला आ गया और इसका फैसला ये आ गया कि हालांकि ये किसी हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी किसी जज साहब ने ये नहीं कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी फुल कोर्ट 15 रुकनी बनाए और बनाकर वो केस सुने। ये इसके बाद अगर खुदा न खास्ता हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गई तो ये एक भरम है जो उतर रह जाएगा और हम रुल जाएंगे। तो फुल कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है कि 15 रुकनी फुल कोर्ट बनाए और इस बड़ा सीरियस मामला है इसको सुने। दूसरी बात ये जो फैसला इख्तलाफी नोट आया है कि जिनमें उन्होंने फरमाया है कि फैसला जो 3-2 से नहीं आया, 4-3 से आया है। मेरी समझ से तो बाला तार है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि 2 जज साहबान जो यानी जो 2 जज साहबान जो एक पार्टी के एतराज़ पर खुद अलहदा हो गए, वो तो बेंच का हिस्सा नहीं रहे।
लेकिन दो जज साहबान जो अज खुद नोटिस पर इख्तलाफ करते हुए बेंच से अलहदा हुए, वो बेंच उस्मा बुखारी साहब, भट्टी साहब को बता फिर- सकती हैं आप 4-3 कैसे है ये? फिर भट्टी साहब रुक जाइए, मेरे साथ ही रहिएगा, कमरान डायलॉग भाई, करा दो रहा तीन हूं पॉइंट्स मैं। आपने जाना नहीं अभी भट्टी साहब, मैं आपके साथ ही हूँ जी। उस्मा साहिबा मुझे बताएं नहीं, कि मेरे 4-3 दो कैसे पॉइंट्स है? और उस्मा साहबा अगर नहीं उसका नहीं, भी एक जवाब मिनट यार, आप अभी लेना दोबारा आपके चाहते पास हैं तो एक ले पॉइंट क्लियर दो- कर देना इनका पॉइंट जी। उस्मा बताइए 4-3 कैसे है ये? देखिए, पहली तो बात यह है कि बिल्कुल फुल कोर्ट बनना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हम भी तो बार बार यही कहते रहे कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। हमने तो बार बार इस्तदा की, हर जगह इस्तदा की। हमारे खिलाफ तो एक्स पार्टी फैसला किया जब चीफ मिनिस्टर बनाया परवेज इलाही को। जहां तक इख्तिलाफी नोट की बात है, मेरा ख्याल है चूंकि भट्टी साहब ने शायद फैसला डिटेल से नहीं पढ़ा, मैं गुजारिश कर देती हूँ कि फैसला जो पहले दो जजेस ने, अतर मिनल्ला साहब ने, याया अफरीदी साहब ने जो लिखा, वो उन्होंने सुओ मोटो को उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा ये सुओ मोटो बनता ही नहीं है, इसको आप टेकअप नहीं कर सकते। उसके बावजूद उन्होंने फैसला दिया। ये एक तो ये बार बार इख्तिलाफी नोट कहना छोड़ दीजिए, ये जो है ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। जो मेजॉरिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होती है। मेजॉरिटी 4-3 है इसलिए, और उन्होंने अपने फैसले में भी लिखा है ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। बार बार इसको इख्तिलाफी नोट ना कहिए बराए मेहरबानी, कानून की नजर में ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कह रहा है कि उन्होंने पहले फैसला दे दिया कि ये सुओ मोटो नहीं बनता, हमने अब लिख के फैसला दे दिया कि ये सुओ मोटो नहीं बनता। मैं जरा फिर पढ़ के सुना आज दूं। मंदोखेल साहब ने वैसे- पूरी भरी अदालत में आखिरी लाइन कहने दो, एक आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मंदोखेल साहब ने आज पूरी भरी अदालत में, कामरान, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्या इसके ऊपर तमाम जजेस के साइन मौजूद थे? जो फैसला आपने जो है वो 3-2 का सुनाया, क्या उसके ऊपर तमाम जजेस ने साइन किए? जिसका जवाब है नहीं। जब जजेस ने साइन ही नहीं किए, वो फैसला कैसे हो गया? We तो इसलिए believe- बराए मेहरबानी को ये जो जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तफसीली है, फैसला है, इख्तिलाफी भट्टी नोट साहब मत सुन के कहिए। जवाब दें। We believe that our decision concurring with the decision of our learned brothers Yahya Yes. Afridi and Atar Minullah in dismissing the present suo motu proceedings and the connected constitution petitions had become the order of the court by a majority of 4-3, while our other three learned brothers held the view that the order was the order of the court by a majority of 3-2. Therefore, we are of the opinion that the dismissal of the present suo motu proceedings and the connected constitution petitions is the order of the court by a majority of 4-3 of the 7-member bench. जनाब, और उन्होंने पनामा केस का उसमें हवाला भी दिया है। भट्टी साहब, कहाँ जा रहे हैं सारे मामलात भट्टी मेरे भाई? अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये जो 2 रुकनी जज साहबान का इख्तिलाफी नोट आया है कि जिसमें उन्होंने फरमाया है कि 3-2 से फैसला नहीं आया, 4-3 से फैसला आया है। चीफ जस्टिस साहब ने जब केस शुरू किया तो उन्होंने कहा है कि 4 जज साहबान केस से इलेहदा हो गए हैं, मतलब 5 रुकनी बेंच सुनेगा। अब मुझे नहीं समझ आती कि 2 ये जज साहबान कैसे उस फैसले में शामिल हैं। तीसरा, तमाम फरीकैन ने समातों में हिस्सा लिया, फुल कोर्ट की दरखास्त भी वापस ली। फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि हमने मुशावरत के बाद फुल कोर्ट की दरखास्त सर ये छोड़े वापस ली डिटेल्स, है। मैं कह रहा हूँ इससे लिहाजा इस मुल्क उन्होंने के समातों मुल्क पे में- क्या इंपैक्ट पड़ा है स्टेट के समातों में ऊपर? हिस्सा भट्टी लिया। साहब इसका जवाब दें ब्रेक के बाद। चौथा कामरान भाई एक सुनते जी, जाइए जी, अगर जी, आपकी जी। मेहरबानी होगी, अगर सुन लें तो। हाँ जी बताएं। चौथा ये कि फैसले के बाद जो कुछ आजम नज़ीर ताडर साहब ने कहा वही 2 जज साहबान के इख्तिलाफी नोट में है। तो ये 1997 की तारीख दोहराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाइयाँ मुझे मौका और दीजिएगा, सिर्फ ये दो बड़ी लाइन। ज्यादती है जी, और मनपसंद के दोनों तरफ फैसले। के आर्गुमेंट्स बड़ी ज्यादती मबनी है। मैं तो कहूँगा कि क्या वक्त आ गया है। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊँगा, ऑब्वियसली ब्रेक भी लेनी है जनाब, सांस भी लेना है लोगों ने और मैंने भी। उसके बाद वापस आते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, अभी तो आज खुद नोटिस के ऊपर ये रंग नज़र आ रहे हैं हमें कि कोर्ट डिवाइड नज़र आ रही है, तो ये जो फैसला आएगा इसका क्या होगा? एक ब्रेक के बाद जी। उस्मान डार साहब, आज जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स मैंने सुने ना, उससे तो लग रहा है कि आपको और हुकूमत को ना चाहते हुए भी आपके और हुकूमत के ना चाहते हुए बैठना पड़ेगा। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शफाफ इंतखाबात जो है ना वो हवा में फैसला हम कर नहीं सकते, तमाम फ़रीक़ीन राज़ी होने पड़ेंगे इसके ऊपर। तो कोर्ट से बाहर ही बैठ जाएं यार, क्यों ज़रूर कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? कामरान, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सबसे पहले ही इमरान खान, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप चंद हफ्ते पीछे चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। फिर हमारे सीनियर रहनुमा भी ये बात करते रहे हैं, लेकिन संजीदगी चाहिए सामने की तरफ से मेरे भाई। जब ये लोग इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं हैं, जब ये चाहते हैं कि जी सारा कुछ उठा के ले जाएं हम अक्टूबर तक, और अक्टूबर में भी पता नहीं इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, अगर आज 20 अरब नहीं है तो 6 माह बाद पता नहीं कहाँ से आएंगे। तो पहले इनको सोचना होगा कि ये वाकई ही साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं कि नहीं।
फिर हम बैठ के बात करने के लिए तैयार है। हमारा और कोई मुतालबा ही नहीं है वहाँ सिवाय इलेक्शंस के, और हमने अपनी 2 हुकूमतें तहलील की हैं। हम किसी की हुकूमत छीन नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाने के लिए इमरान खान ने अपनी 2 हुकूमतें, जो आपकी तकरीबन 60 से 70% पाकिस्तान के हिस्से पे कह लें पूरे हिस्से को कवर कर रही थी, उनको कुर्बान किया इसलिए कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं। ठीक है, फिर ये अजीम पाकिस्तानी जिसको भी वोट करें, पीडीएम भी जीत सकती है, ये 14 जमातें भी जीत के आ सकती तो हैं। डॉक्टर साहब अगर 6 महीने बाद की आप डेट पे कंफर्म हो जाए, हुकूमत भी कि जी लाजमी 6 महीने बाद अक्टूबर में ना सिर्फ कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे बाकी भी, तब तो आपको कोई एतराज नहीं है ना? देखें कामरान, अभी जो मौजूदा निगरान सेटअप, मैं पंजाब की बात कर लेता हूँ, इन 2 माह में जिस तरह की बदतरीन तशद्दुद किया गया है, जो हमारे साथ जुल्म और बर्बरियत की गई है, छापे मारे गए हैं। मेरे अपने घर पंजाब पुलिस आ गई है 2 रोज़ का बल, और हमारे 2,500 कारकुनान उठा ले हैं। जिस तरह के हालात है पंजाब में, ये निगरान सेटअप जिसका टारगेट ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, जिसका टारगेट ही इमरान खान को फिक्स करना है, जिसका टारगेट ही पीटीआई के रहनुमाओं को और कारकुनान को फिक्स करना है, मुझे बताए मेरे भाई 6 माह यहाँ तो हाना जंगी लगी रहेगी। ठीक है, रुक जाए। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही उस्मा बुखारी साहिबा, किस तरह बैठ के वैसे ये तो है इनके साथ हो तो बड़ी बुरी रही है, आप जो भी चाहे कहें, इनके कारकुन गिरफ्तार भी हो रहे हैं, इनके ऊपर लाठी चार्ज भी हो रहा है, तशद्दुद भी हो रहा है। तो अगर चलें ये सब कुछ तो हो रहा है, आप कहेंगे निगरान सेटअप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, ये गारंटी आप दे सकते हैं कि 6 माह के बाद पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, इलेक्शन कम से कम हो जाएगा, या उससे भी आगे जाने का प्लान है? नहीं, मैं नहीं समझती कि ऐसा कोई प्लान हो सकता है। बात यह है कि ये खाला जी का घर तो नहीं है ना, ये पंजाब की और केपी की असम्बलियाँ भी इमरान खान साहब के कुछ एज में तो आई भी नहीं थी चीज़ें जिनको वो जैसे चाहे इस्तेमाल करते। ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज हो रहा है, इसकी एक पूरी बैकग्राउंड है। अगर 63A का जो फैसला, एक कंट्रोवर्शियल फैसला, फिर मैंने नहीं कहा, जज साहब ने कहा, उसके अंदर बैठे हुए जज साहब ने कहा कि ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दोबारा आपने उस एक, जब इमरान खान को एक तरफ फायदे में थी वो उतना डेफिनेशन की, दूसरी तरफ परवेज इलाही के लिए और उसमें फैसले किए, और हमने उसमें कहा कि बराए मेहरबानी हम आपसे केस नहीं सुनवाना चाहते, उसके बावजूद केस सुना। और ये जो पनामा बेंच का जो है, आज मैं भट्टी साहब को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने आज पनामा बेंच का जो फैसले क्या जिक्र किया है, उसमें यही हुआ था कि 3-2 का फैसला आया था जिसपे JIT बनाने की बात की गई थी, और उसके बाद फिर दोबारा वो 5 मेंबर जो है वो बैठा और उसने बैठकर जो है वो मियां साहब को नाअहल करार दिया। तो मेरी गुजारिश ये है कि 2 मेंबर्स जो है, जैसे मैंने पहले कहा, अतर मिनल्ला साहब, याया अफरीदी साहब पहले अपना फैसला दे चुके थे, 2 ने अब फैसला दिया, इसलिए कल किसी प्रोसीडिंग की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कल कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। चीज़ वैसे तो पाकिस्तान ने जो केस आज जिसकी हियरिंग की वो आज खत्म हो गया है इस फैसले के आने के बाद। जहां तक आपके सवाल की बात है, देखिए अगर ये पुरअमन और बेचारे नहत्ते कारकुनान जो है पेट्रोल बम बना के जो है वो पुलिस वालों पे फेंकेंगे, जब ये गाड़ियां तोड़ेंगे, जब ये मार कुटाई करेंगे, कत्लेआम की धमकियां देंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? अगर इमरान खान जो है वो दहशत गर्दी जो है वो करवाएगा अपनी सरबराही के अंदर, तो उसके ऊपर पर्चा तो होगा। जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो जलाओ घेराव किया जाएगा, जब वहां पर हर तरह की जो गन समेत, जो मुसल्ला अफराद समेत वहां पर दहशतगर्दी की जाएगी, तो फिर पर्चा तो कटेगा। अभी मेरा डार भाई आज एंटी करप्शन के दफ्तर के ऊपर जो है धावा बोल के आया है अपने लोगों के साथ। आपको बुलाया था एंटी करप्शन ने, बारात को तो बुलाया नहीं था, आप बारात का लिए लेके गए थे। यही प्रॉब्लम है इनका, जो इदारा हो जिसको जो इनको बुला लेगा, मैं भट्टी साहब से गुफ्तगू कर लूं, ये चढ़ दौड़ेंगे। भट्टी साहब, ये नहीं हो सकता ना, ये तो मुमकिन नहीं होता। अगर शुरू करना पड़ा तो कहां से करना पड़ेगा? वैसे तो कुछ लोग कहते हैं जस्टिस मुनीर शुरू करें, लेकिन जैसे नून लीग कह रही है जी नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिला, अब इमरान खान कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, कहां से शुरू किया जाए ये इंसाफ देने का सिस्टम? देखिए भाईजान, ये तो कह रहे हैं कि पनामा से शुरू करें, जस्टिस कयूम से शुरू कर लें। माजी करीब में पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी है, वो विक्टिम थी, वहाँ से शुरू कर लें। और अगर नवाज शरीफ साहब फुल बेंच कोर्ट बना लें, अभी तो पहले तो आके वो सरेंडर करें ना, 4 साल से उनको बुला रही हैं अदालतें, तो वो सरेंडर करें आकर। वो अब ये तो हो नहीं सकता कि वहीं उनको इंसाफ मिल जाए, वैसे अब तो चल रहा है, क्या पता मिल ही जाए। तो ये कर लें, जहाँ से भी कर लें, लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि फ़ैसला हक में आए तो हक और फतह की, हक की फतह, सच की फतह, कमाल हो गया। फ़ैसला खिलाफ आ जाए तो चढ़ दौड़ो। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा रही है। मुस्लिम लीग नून NT PMLN जजेस का कहती है।
अब मुझे बताइए कि मैं तो खैर इस बात को मानता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे बताइए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो कुछ आज़म नज़ीर तारड़ साहब फैसले के बाद फरमाते हैं वो इन दो जज साहबान के पूरे 27 सफ़ात में होता है। अब मैं क्या इस पर यह करूं कि ये हामी PMLN जजेस हैं, या मैं ये कहूं कि ये मुस्लिम लीग नून की साइड ले रहे हैं, या मैं ये कहूं कि ये मुस्लिम लीग नून की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, फ़ायज़ ईसा साहब ने हुदैबिया बंद किया, ओपन एंड शट केस। हम अब वो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान है, उनका फ़ैसला है, हमें फ़ैसले पे बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी इज़्ज़त, उनकी डिग्निटी पे कभी भी बात नहीं कर सकते। तो अब क्या मैं कहूं कि फ़ायज़ ईसा साहब मुस्लिम लीग के हामी जज हैं? अब दूसरी बात यह है कि जब आप जजेस में कहेंगे, बिलावल भुट्टो साहब कहेंगे कि डेमोक्रेट जज फ़ायज़ ईसा साहब को, तो बाकी क्या फ़ौजी जज हैं? जब ये सिर्फ अपने अपने जज साहबान आपको रिस्पॉन्स है इसका? भट्टी साहब ने बड़ी गुफ्तगू फरमा दी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बड़ी गुफ्तगू उन्होंने फरमा दी है, लेकिन मेरी गुजारिश पहले तो ये है, इजाजुल एहसन साहब जो हैं वो तो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। वो आज किस चक्कर में बैठे हुए थे बेंच के अंदर? उन्होंने खुद माजरत की थी ना मुजाहरा पर नकली वो ऑडियो आने के बाद। ये खुद बेंच से उठे थे। 1 मार्च का जो फैसला है उसके ऊपर आज उस इंप्लीमेंटेशन की अगर मैं मान ही लूँ, उसका जो है वो बेंच बना था, तो आज वो बेंच के अंदर क्या कर रहे थे? फिर उनकी एक, लोग कहते हैं उनकी एक पुरानी हिस्ट्री है, और वो आपको पता ना मॉनिटरिंग जज भी लगाए थे पनामा के केस के अंदर। और फिर ये सब छोड़ दें, कल की तकरीर के अंदर मीनारे पाकिस्तान की जो तकरीर थी मीनारे उनके कल के जलसे की, उसमें शेख रशीद साहब ने कहा पहले उनको जो है वो पूरा था कि वो एक तकरीर उन्होंने रोकने की कोशिश की जो वो नहीं रोक सके। अब उनका फुल जो है वो कॉन्फिडेंस जो है बंदियाल साहब के ऊपर है, बंदियाल साहब के अंडर इलेक्शन होना चाहिए। अब इसको मैं क्या कहूंगी भट्टी साहब, अब इसको मैं क्या समझूं? अब ये कि जो कहा आज़म नज़ीर तारड़ ने, वो जजों ने लिख दिया, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन हकायक अगर यही हो और दूसरी तरफ जो है इमरानदार लोग हों जो इमरानदारी कर रहे हों, और उनके लिए ना 63 की डेफिनेशन कोई मैटर करती हो, ना आइन और कानून को मैटर करता हो, ना ट्रक के बातें मैटर करती हो, ना बेगमात और बच्चों की मोहब्बत की जो बातें की जा रही है। मैं नहीं कह रही, बाजवा साहब ने ये बात बता दूं कि ये जितने पैनलिस्ट हमारे मौजूद थे, ऑब्वियसली इनकी अपनी राय अदलिया के ऊपर, हम अदालतों का और चीफ जस्टिस साहब का और बेंच के हर मौजूद जज का जो है वैसे ही एहतराम करते हैं जैसे कि दस्तूर ने हमें उस पर वाजिब करार दिया है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट इज़ द मोस्ट नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल इदारा, और यही पाकिस्तान के इंसाफ की आखिरी उम्मीद है। अगर इसको भी कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई तो फिर तो पता नहीं स्टेट का हाल क्या होगा। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।